एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर समस्या को सामने से कन्फ्रंट किया है। ही हैज कन्फ्रंटेड फ्रॉम द फ्रंट, कभी इधर उधर की बात नहीं की है। और आज मैं इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा। एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत है, लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसके वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। इस बार बिहार में पटना में, सीवान था शायद, मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए, बियॉन्ड उनकी कल्पना से। तो और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने इस कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और साफ कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी बंद करो। और साफ कहा है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट को संरक्षण देने वाले में अंतर नहीं समझा जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम, चाहे वो कोरोना की घटना हो, चाहे वो टेररिज्म की घटना हो, किसी भी घटना को कन्फ्रंट इस सरकार ने पिछले 11 सालों में सामने से किया है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर मैं लेफ्ट विंग टेररिज्म की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, नक्सलाइट्स की बात करूं, मैं 6 साल छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं। मैंने कोंटा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स घूमे हुए हैं, अच्छे तरीके से नाइट स्टे किया है। मुझे मालूम है कि नक्सलाइट प्रोन एरिया की हालत क्या होती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 126 टू 18 डिस्ट्रिक्ट्स। और सारे टॉप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। और हमारा रिडक्शन ऑफ वायलेंस 53% है। जो फेटिलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी उसका रिडक्शन 72% है और रिडक्शन ऑफ डेथ 70% है। तो लगभग हम उसको समाप्त करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। एक समय था कि एक डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हम बॉर्डर के रोड्स इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि दुश्मनों को आने का मौका न मिले। और आज बॉर्डर रोड्स में 8,000 किलोमीटर्स के बॉर्डर रोड्स और ब्रिजेस के बनाने का काम, और उसको भी परमानेंट ब्रिजेस बनाने का काम लगभग 400 बने हैं। अटल टनल की बात करें, अगर सेला टनल की बात करें या श्रीकुंडला टनल की बात करें, ये मेजर ब्रिजेस हैं जो हमारे को सिक्योरिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है और जो देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहां पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू एससी, एसटी और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके
ध्यान देकर के विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। और जब हम ये विमेन की बात करते हैं, फिर हेल्थ के सेक्टर में आप ले लीजिए, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, फिर डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन, ऑल प्रोग्राम्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल प्रोग्राम्स। उसी तरीके से मैटरनिटी लीव, उसको 12 से 26 वीक्स तक बढ़ाना विथ सैलरी, विथ पेमेंट, और उसके साथ साथ बच्चे पैदा होने पर उनको मातृवंदना में योजना के साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये सारी चीजें बताती है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं को, फिर चाहे आपने देखा इसरो में भी जब तस्वीर आई, जब चंद्रयान पे उतरा था, तो सबसे ज्यादा आपको वहां पर साइंटिस्ट महिलाएं दिखी थी। अगर आप देखें तो पायलट्स बनाने से लेकर के, आर्मी में कमीशन देने से लेकर के, एनडीए में भर्ती से लेकर के, अभी एनडीए से भी पास आउट हो गए हमारे गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल कैडेट्स, सैनिक स्कूल में ऑल 73-76 हमारे जो सैनिक स्कूल्स हैं, 73 सैनिक स्कूल्स, उसमें उनको एडमिशन मिलना। इसके साथ साथ लखपति दीदी, और लखपति दीदी के साथ साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना। तो समाज के जो वर्ग जिनको थ्रस्ट देना चाहिए था, वो थ्रस्ट देने का काम 11 साल में हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे महिला वर्ग को की मेन स्ट्रीमिंग करने का काम हुआ है। कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 was full of corruption, भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी, वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के बारे में ये धारणा बनना, समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे और समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये आम व्यक्ति की धारणा बन गई है। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में विकास, आविष्कार और नवाचार, ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है, और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। अगर मैं मोदी जी के शब्द में बताऊं तो उन्होंने कहा है कि दिस डिकेड विल प्रूव टू बी द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर विकसित भारत। और इसी काम को लेकर के जो हम लोगों ने उनके नेतृत्व में जो उन्होंने नीतियां दी, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, इसको हर पॉलिसी में हम सबको देखने को मिलता है, हर नीति में हमको देखने को मिलता है। एवरी पॉलिसी आप देखेंगे तो इट्स डिफरेंट। पुरानी पॉलिसीज में भी जो चेंजेस आई हैं वो इसलिए कि रिफॉर्म चाहिए, और उसी के साथ साथ हमको ट्रांसफॉर्म करना है और इसके लिए परफॉर्म करना है। और एक बेसिक प्रिंसिपल पिछले 11 वर्षों में हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और ये मोदी जी की ही सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है। हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्रोएक्टिव डिसीजंस एक नहीं अनेकों हुए, और राहत के काम में तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी कभी पीछे नहीं रहे। फिर चाहे बात ऑपरेशन गंगा की हो और सिटीजन्स को यूक्रेन से लाने की बात हो, प्रोएक्टिव होकर के किसी और देश ने अपने सिटीजन्स की चिंता नहीं की, लेकिन इंडिया ने, और इंडिया ही नहीं, इंडियंस के साथ साथ, इंडियन फ्लैग के साथ साथ कई दूसरे देश के लोग भी यूक्रेन से बाहर आए। तो यह एक पॉजिटिव नोट के साथ, उसी तरीके से हमारे वंदे भारत मिशन, जिसमें
67 लाख लोगों को कोविड के दौरान भारत वापस, स्वदेश भारत वापस लाने का काम हुआ है। ऑपरेशन देवी शक्ति में अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाए। ऑपरेशन राहत में यमन से हम लगभग 5,000 जो हमारे इंडियन सिटीजन्स थे उनको लेकर के आए, और उनके साथ साथ 41 नेशंस के जो दूसरे सिटीजन्स भी फंसे हुए थे उनको भी, मोर देन 1000 उनको भी निकाल करके लेकर के आए। ऑपरेशन मैत्री में नेपाल में हम अर्थक्वेक में सबसे आगे रहे। वी वर द फर्स्ट टू रीच एंड लैंड इन काठमांडू, और हम लोगों ने राहत कार्य किया। और अगर मैं ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री की बात करूं तो ये बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोर देन 150 कंट्रीज में हमने वैक्सीन को पहुंचाया, और हमने कोशिश की कम से कम 48 कंट्रीज को तो फ्री वैक्सीन दी गई है, और ये वैक्सीन मैत्री में भी हम प्रोएक्टिव रहे। कोविड मैनेजमेंट पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करता हूं, देखिए ये पेंडेमिक सारी दुनिया के लिए आया था। ये पेंडेमिक इस शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक रहा, और इस पेंडेमिक में विभिन्न कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि इसके रिस्पॉन्ड करने का कोई तरीका नहीं था। सबने अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरीके से कोविड को रिस्पॉन्ड किया, किसी कंट्री ने नहीं किया। और किसी कंट्री, हर एक जगह कोविड की लड़ाई सरकार ने लड़ी। भारत में मोदी जी ने कोविड की लड़ाई जनता के साथ मिलकर के लड़ा। उन्होंने जनता को साथ लेकर के चलने का तय किया, और इसीलिए जनता कर्फ्यू। दूसरे देशों में लॉकडाउन के खिलाफ आंदोलन हो गए, वैक्सीनेशन न लेने के आंदोलन चले, लेकिन भारत अकेला देश है जिसने 220 करोड़ डबल डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगा करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। तो आप बताइए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिव सरकार का किस तरीके से उसको पूरा करने का प्रयास हुआ है, ये मैं कोविड के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। इसकी बात करूं तो मैंने कहा कि इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 वर्षों के बोल्ड डिसीजंस बता देना ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू, आप ही लोग कहते थे, सब लोग, लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा, और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट was 63%. This is the change, and this is the result of the bold decision taken. अगर हम उसी तरीके से बात करें एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ।
और उसी तरीके से अगर हम देखें इकोनॉमिक डिसिप्लिन के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन में भी बहुत गहरी सोच के साथ जो आर्थिक जगत को बहुत तीव्र गति से आगे खड़ा कर सके, इसके लिए निर्णय लिए गए। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट का एडवांसमेंट, हम अभी भी ब्रिटिश की दुनिया में जी रहे थे, ब्रिटिश काल में जी रहे थे, उसको एडवांस करना, उसके साथ साथ प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को अलग अलग जो डिस्टिंक्शन था उसको समाप्त करना, ताकि हम बेटर किटी का उपयोग कर सकें। हमारे अश्विनी जी बैठे हुए हैं, रेल बजट को एसिमिलेट करना और भारत की आर्थिक जगत को एक साथ कैसे देश के लिए डेवलप किया जा सकता है उसको करना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी इकॉनमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई, और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है, और हम 4थे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं, और हम 4th स्ट्रेट कंजर्वेटिव 4th स्ट्रेट में हम अपने ग्रोइंग इकोनॉमी में इस ईयर भी हम सबसे आगे हैं। और उसी तरीके से हम देखें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा 4था साल लगातार चल रहा है। पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 67%, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैज इंक्रीज्ड बाय 135%, exports at the record of to the US dollars is 825 billion, gross FDI rise is 106%, taxpayers का बेस बहुत इंक्रीज हुआ है वो 127%, और उसी तरीके से ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये भी 238% का इंक्रीज हुआ है। अगर एजेंसीज की बात करें तो ब्राइट स्पॉट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत की इकॉनमी को IMF बोलता है, वर्ल्ड बैंक हमारे को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी मेजर इकॉनमी इन दी वर्ल्ड कहता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमको वो कहता है कि इंडिया इज ऑल सेट फॉर एज ए प्राइमरी इंजन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2025 एंड 26। यानी सारी विपरीत परिस्थिति में भारत की इकॉनमी सुदृढ़ और सक्षम तरीके से आगे बढ़ रही है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें, ये नई संस्कृति पैदा हुई। और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है।